बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर में हूँ यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद है सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उनकी जो बहनें हैं उनके साथ मुलाकात हुई। कल वो मुलाकात के लिए गई लेकिन कल मुलाकात नहीं हो सकी, आज मुलाकात हुई है और बाद में आके उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू की और उन्होंने उस मुलाकात का हवाल बताया। उन्होंने कहा जी जो इन्फॉर्मेशन हमने उन्हें दी वो शौक के अंदर थे और फिर उन्होंने ये कहा कि मज़ाहमत का जो सिलसिला है वो जारी रखना है और हम पार्लियामान के अंदर मज़ाहमत जारी रखेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपने केस को लेकर जाएंगे, हम बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर अपने बयानिए को मजबूत बनाएंगे। ये इंस्ट्रक्शन उनकी तरफ से दी गई हैं। तो जब वो शौक में थे तो क्या कल की जो बात हुई है, कल जो बैरिस्टर गौहर ने आके बयान दिया है, वो बयान जो था जिसमें लाताल्लुकी की गई थी उन लोगों के साथ कि जो एक फिगर अपना रहे थे जिसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले ऑन कर रही थी और कल ऑन नहीं किया, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में मफाहमत और मज़ाहमत की पॉलिसी है या फिर दोनों तरफ पॉलिसीज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं और ये भी उसी का ही एक हिस्सा है कि एक तरफ मफाहमत की पॉलिसी अपनाई जाए और दूसरी तरफ मज़ाहमत की पॉलिसी अपनाई जाए। सोशल मीडिया को देखें, वहाँ पर जो ट्वीट्स हैं या वहाँ पर जो बयानात हैं, वहाँ पर जो तहरीर हैं वो मुख्तलिफ हैं और जो कायदीन हैं उनकी गुफ्तगू किसी हद तक मुख्तलिफ है जो टॉप टियर लीडरशिप है। इसी को बात को आगे बढ़ाते हुए अलीमा खानम साहिबा ने एक और अहम बात की। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ये कहते हैं कि उनके पास एक लास्ट कार्ड मौजूद है, यानी अभी हुक्म का इक्का यानी तुरब का पत्ता अभी मौजूद है लेकिन वो किसी को बताना नहीं चाहते और उनके नज़दीक अभी उसका वक्त नहीं आया। जब वक्त आएगा तब उसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो वो ट्रंप कार्ड कौन सा भी बाकी है या वो ट्रंप कार्ड कौन सा हो सकता है, बैकडोर डिप्लोमेसी के हवाले से बात करेंगे। हुकूमत वक्त ने जो है फेक न्यूज़ फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला किया है और समरी एक तैयार की गई है। उस समरी की एग्जीक्यूशन होती है या नहीं होती ये बात की बात, लेकिन वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब की गुफ्तगू अगर सुने तो वो फेक न्यूज़ का मलबा जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर गिराते हैं। तो क्या ये उनके लिए घेरा तंग हो रहा है? क्या मफाहमत की पॉलिसी चलेगी या फिर कहीं ना कहीं पे जाके डायलॉग उसी मफाहमत की पॉलिसी का हिस्सा होंगे या मज़ाहमत की पॉलिसी अपना के डायलॉग की तरफ माइल हुआ जाएगा? इसी बारे में बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, जो मुलाकात हुई हमशीरा जो उनकी थी अलीमा खानम साहिबा और उनकी दो बहनें जो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मिली और जो आके उन्होंने गुफ्तगू की, उससे आप क्या तासुर लेते हैं कि क्या कोई तफरीक है पार्टी के अंदर या फिर ये दोनों तरफ स्ट्रेटजी का हिस्सा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबुव्वत जिंदाबाद जिंदाबाद। यासर, पहले तो वो आपने जो सवाल किया यासर साहब, इसका नाम है समझौता ग्रुप। जिन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, वो समझौता ग्रुप है। अच्छा, उनका कसूर नहीं है। हम पता नहीं क्यों हकाइक से दूर चले जाते हैं। बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान के साथ काम किया था, जिन्हें इमरान खान की नब्ज़ का पता था, जिन्हें पता था कि कप्तान किस तरह खेलता है, वो मैच जो मैच बज़ाहिर हार रहा होता है उसको जीतना किस तरह है, उसने अपने होशो हवास के साथ किस वक्त क्या करना है, दुश्मन को कितनी डील देनी है, किस बॉल पर आउट करना है, किस बॉल पर बीट करना है और किस बॉल पर छक्का लगाना है। बैटिंग बॉलिंग दोनों, मतलब उनके करीब तरीन जो लोग थे, असद उमर, बड़ी बड़ी लंबी जद्दोजहद जिन्होंने की, इसी तरह बाकी लोग थे जिन्हें पता था। अच्छा, उनसे आप देखें कि जब तक वो सारे लोग थे कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई। इवन परवेज़ खटक भी, शाह महमूद कुरैशी। अच्छा, ये जो लोग आए हैं इन पर किसी ने अभी तक ये नहीं इल्ज़ाम लगाया कि ये करप्ट हैं। एक इल्ज़ाम लगता है कि शायद ये प्रेशर में है या विकेट के दोनों तरफ खेले। देखिए, विकेट के दोनों तरफ खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक जो आपकी विकेट है, जो क्रिकेट हमेशा विकेट के दोनों तरफ होती है। क्या क्रिकेट विकेट के एक तरफ होती है? खेला तो एक तरफ जाता है। जब बॉलर एक तरफ से आता है फिर दूसरी तरफ चले जाता है। विकेट के दोनों तरफ होती है ना क्रिकेट। खेल कोई भी दुनिया का हो, यानी अगर कोई एक ही ओवर में दोनों तरफ खेल रहा हो तो हाँ, वो इसलिए होता है कि बॉलर जो होता है ना उसको कंफ्यूज करने के लिए। अच्छा, बॉलर को तो नहीं पता होता, बॉलर को तो नहीं पता होता ना। मैच फिक्स तो आप जैसे मेरे जैसे लोगों ने किया होता है, बॉलर को तो नहीं पता होता बेचारे को।
तो यार जब मैं आपके साथ अपना भी कहता हूँ हौसला किया करें। मुझे हौसला ही था बहुत। अच्छा ये है, अब विकेट के दोनों तरफ खेल। हाँ एक चीज जरूर है, इनको भी ये नहीं, तहरीक इंसाफ का कारकुन जो है ना, तहरीक इंसाफ का कारकुन वो एक ऐसा कारकुन है जो जज्बाती है और जो हद से ज्यादा लायल है। उसके साथ राब्तों का इनका फुकदान है। जिस दिन उनके साथ इनके राब्ते ठीक हो गए, फुकदान दूर हो गया, तो फिर आप देखेंगे बहुत सी चीजें दूर हो जाएंगी। दूसरा जो हम बार 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 मीडिया, खासकर हमारा जो मीडिया है वो जिक्र करता है, जिस तरह आज आपकी महबूब पंजाब की कायद जो है, हम सब की महबूब कायद, उन्होंने कहा कि पंजाब से कोई नहीं निकला। पंजाब से नहीं निकला, ओके। 8 फरवरी को भी, 8 फरवरी से पहले भी यही कहते थे। 8 फरवरी को एक मौका दिया, लोग निकले, लोगों ने बता दिया कि हम किसके साथ हैं, अवाम ने बता दिया ना, उन लोगों ने सारा कुछ वो कर दिया ना। आप एक मौका तो दें, आपने कानून का जलसा दिया, लोगों ने बता दिया। आप एक मीनार पाकिस्तान के जलसे का मौका दें, आपको लोग बता देंगे, अवाम आपको बता देगी किस तरह नहीं निकलेंगे तो आप विन हैं, अगर निकलेंगे तो आप हार गए। एक चीज तो मान लें कि सारी चीजों के बावजूद के एक समझौता ग्रुप भी है, इन सारी चीजों के बावजूद के लीडरशिप का फुकदान है, इन सारी चीजों के बावजूद कि बहुत से लोग जो है वो बेचारे डरे हुए हैं, इन सारी चीजों के बावजूद कि एक भी लीडर ऐसा नहीं बचा जिस पे पर्चा नहीं है, इन सारी चीजों के बावजूद एक भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां पे आपने तहरीक इंसाफ पे पर्चा नहीं दिया, एक भी तहसील ऐसी नहीं बची जहां पे आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ पर्चा नहीं दिया, एक भी मैं कह रहा हूं सिटी ऐसी नहीं बची जहां पे आपने तहरीक इंसाफ के खिलाफ पर्चा नहीं दिया। कोई एक बता दे मुझे, कोई एक बता दे मुझे, खासकर पंजाब से। मतलब आज के दिन तक FIR दे रहे हैं, आज के दिन तक, और कोई एक इफ्तिताह, कोई एक मीटिंग, कोई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एक टीवी टॉक शो बता दें जिसमें हुकूमत के लोग इमरान खान का नाम नहीं लेते। है कोई आपके ज़हन में? आज सफाई की जो इन्होंने साफ सुथरा पंजाब, मैं भी रास्ते में देखता आया हूँ काफ़ी जगह से ना, और जहाँ पे कूड़ा शूरा पड़ा था ना, मैंने कहा इसकी फुटेज ले लूँ, चलाऊँ शायद असर हो जाए। और साथ मैंने कहा जिसकी फुटेज लूँ, आप कभी गए हैं ये LDA प्लाजा के, LDA ऑफिस के पास वो एक सड़क बंद की हुई है इन्होंने आधी, देखिए आपने? जिस हुकूमत के पास एक छोटा सा टोटा ठीक करने के लिए टाइम ना हो, और ये डर हो कि ये टोटा जितनी दफा ठीक करते हैं नीचे बैठ जाता है, और सच्ची मुझे तो ठेकेदार नो दो ना, नीचे बजरी डालें, कंक्रीट डालें, तो ठीक हो जाएगा। वो 4 बार तो गाड़ी इस तरह अंदर गई। मैं ठीक है ना, इनकी नाकामी है ना, तो उसने क्या करना आगे? वो रोड बंद किया हुआ, खुदा की कसम घंटा घंटा लग जाता लोगों को लाइनों में, लेकिन गवर्नमेंट बड़ी एफिशिएंट है। तो जब आप उस तकरीब में भी आपने नाम इमरान खान से शुरू किया, ख़त्म इमरान खान पे किया, इसका मतलब है कि आज भी जेल में बैठा एक शख्स समझौता ग्रुप होने के बावजूद भी, लीडरशिप का फुकदान होने के बावजूद भी, बहुत से लोगों पर FIR हो जाने के बावजूद भी, आज भी अगर जहन पर कोई शख्स सवार है, आज भी कुछ आप पर शख्स जिससे आपको खौफ आ रहा है कि हमारी सियासत को खा जाएगा, जिससे आपको खौफ आ रहा है कि हमारी सियासत पर हैवी हो जाएगा, वो बानी तहरीक इंसाफ है। ठीक, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। ये क्या हुक्म का इक्का, वो बताना आपने। अच्छा मैं बताता हूँ, ब्रेक में बताता हूँ ना, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी सियासी मंजरनामे पे गुफ्तगू होगी, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा मंजरनामे में जो भी पॉलिसी अपनानी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, हक में कौन सी जाएगी, हुकूमती इंटेंशंस इस वक्त क्या है, और हुकूमती इंटेंशंस को देखते हुए मुस्तकबिल करीब के अंदर जो नई कानून साजियाँ या नई मुसव्वदे जो तैयार हो रहे हैं, वो क्या एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, क्या दबाने के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे, या फिर उसकी एग्जीक्यूशन भी बाकायदा तौर पर की जाएगी। जिस तरीके से मरीम नवाज जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने जो बातें की हैं,
और उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंतशारी जमात कहा और उन्होंने कहा कि अगर जो इस्लामाबाद के अंदर डी चौक के मकाम के ऊपर कोई भी शख्स की हलाकत हुई है, चाहे वो किसी भी तरफ से हो, तो उसकी जिम्मेदारी जो है वो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर आती है कि उसकी कॉल के ऊपर लोग निकले थे, ये शरपसंदों का टोला है, इनका खात्मा होना चाहिए। तो इस तरह के जो बयानात हैं, जो सख्त तरह की तनकीद वफाकी हुकूमत की तरफ से की जा रही है और पंजाब हुकूमत की तरफ से, क्या इसको लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपनी स्ट्रेटजी तब्दील करना होगी या सही मामूल के ऊपर वो जा रही हैं? साबिक वफाकी वजीर सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया। फवाद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फवाद चौधरी साहब, उर्फ़े आम में एक तासुर पाया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो इस वक्त टॉप टियर लीडरशिप है वो मफाहमत की पॉलिसी अपना रही है या वो कंप्रोमाइज पर्सनैलिटीज़ हैं, और सोशल मीडिया देखें तो वहाँ पर मज़ाहमत की पॉलिसी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि ये बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई हाथ कर रहा है, या मफाहमत वाले या मज़ाहमत वाले। ये आप क्या समझते हैं कि ये दोनों तरफ की जो पॉलिसीज़ हैं ये असल पॉलिसी का हिस्सा है? देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमेशा एक पॉइंट ऑफ व्यूज रहते हैं कि एक ने कह दिया तो फिर सबने उस पर अमल करना है। पॉलिटिकल पार्टीज में पॉइंट ऑफ व्यूज होते हैं और एक दूसरे के ऊपर फोर्स भी नहीं किए जा सकते। अब इस वक्त जाहिर है कि जो सिचुएशन है उसमें पॉइंट ऑफ व्यूज हैं। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जी आपको ज़रा मुफाहमत की तरफ चलना चाहिए और चीज़ें जो है वो लानी चाहिए। दूसरा जो है वो कहता है कि जी कोई फ़ायदा नहीं है, बड़ी कोशिश कर ली है। आपने देखा कि जो 8 फरवरी को लोगों ने फैसला दिया, फैसला बदल दिया गया। एंटी टेररिज्म का जज जो थोड़ा बहुत भी कानून को फॉलो करने की कोशिश करता है, आपने देखा उसके घर वालों को उठा लेते हैं, जो उनके साथ हुआ। लाहौर हाई कोर्ट ये जो के चीफ जस्टिस के साथ जो हुआ, जो आपने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के साथ जो हो रहा है, फिर सुप्रीम कोर्ट ही ख़त्म कर दी। ट्राइब्यूनल्स इलेक्शन के साथ जो हुआ, वो कहते हैं कि जी आप देखें यहाँ कोई आइन कानून तो रह नहीं गया, तो सवाए इसके कि आप प्रोटेस्ट करें और आप अपना हक छीन के लेने की कोशिश करें, यहाँ किसी ने आपको नहीं देना। और प्रॉब्लम भी यही है कि जब आप सारे कानूनी रास्ते रोक देंगे, आईनी रास्ते रोक देंगे, तो फिर क्या लोगों के पास बचेगा? जाहिर है कि लोगों के पास फिर सिवाय इसके कि वो अपना हक छीन के लेने की कोशिश करें और कोई रास्ता नहीं बचेगा। और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट ट्रेंड है पाकिस्तान में कि अब ये जो हुकूमत है ये इस्तेमाल कर रही है कि वो उनके सियासी मुखालिफिन को कुचल दे, और जिसकी वजह से ये तासुर जो है वो पैदा हो रहा है कि एग्रेशन के अलावा, प्रोटेस्ट के अलावा कोई रास्ता बचा नहीं। अच्छा फवाद साहब, आप क्या समझते हैं कौन ज़िम्मेदार है मुफाहमत की सियासत की राह में रुकावट? आप किसको समझते हैं, हुकूमत, अपोजिशन? और मुफाहमत ना होने का ज़िम्मेदार कौन है? देखिए, वो तो जाहिर है ना। अब आप देखिए ना, मरियम नवाज की जो स्पीच है कल की जो उन्होंने की है, वो आज की देखें, ये फितना है। हम भाई, आप 8 फरवरी को आपकी जमानतें जब्त हो गई हैं, आप पाकिस्तान की आवाम को फितना कह रही हैं। आप पाकिस्तान की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिन्होंने आपके ख़ानदान की 40 साल की सियासत को कब्र में डाल दिया है, आप चाहती हैं कि आपके और इनको जो है वो जाके अपनी जो फोर्स है उससे, ये जो मिसयूज है, ये जो सारा हो रहा है, इसकी सारी जिम्मेदारी हुकूमत पे है। क्योंकि देखें ना, इमरान खान जेल में है, हज़ारों लोग जेल में हैं। आज मैं एंटी टेररिज्म की अदालत में गया, अपने ज़ाहिर हम पे भी केसेस चल रहे हैं, वहाँ पे आप यकीन करें कि 800 बंदा वहाँ पे पेश हो रहा था। तो इस तरह के हालात बना दिए गए हैं कि इसमें तो मुझे तो बड़ा अनफॉर्चुनेट, जितने भी केपी के लीडर्स से मेरी बात हो रही है, वो बड़ी मायूसी वाली बातें कर रहे हैं और पिक्चर पेश कर रहे हैं। तो जाहिर है कि पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है, फेडरेशन के लिए अच्छा नहीं है। तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के हवाले से क्या समझते हैं कि जो पिछले दिनों बददिली के शिकार हुए थे क़यादत को लेके, तो क़यादत के ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है, फिर कहा जा रहा है कि नहीं क़यादत तो यही है, तो उनके लिए फिर कौन सा रास्ता होगा? नहीं, कौन सी क़यादत? वो जो अभी मौजूदा क़यादत है वो ये कहते हैं कंप्रोमाइज़ है, ये क़यादत तो हमें आगे लीड नहीं करने देती, या गलत मालूमात पहुंचाती है, ये लीड करने की सलाहियत ही नहीं रखती। नहीं, इस क़यादत की तो देखिए, ये तो एक
एक समझिए कि आर्जी सा एक फेज है। असल क़यादत तो इमरान खान है। इमरान खान के साथ पूरी पीटीआई इकट्ठी है। वो पीटीआई उसके उनके साथ जो है वो जुड़ी भी हुई है। उनकी जो गुफ्तगू है, उनकी जो बात है, उसको सुना भी जाता है, उस पर अमल भी होता है। सो बाकी लोग तो ज़ाहिर आते जाते रहेंगे, उनका उतना प्रॉब्लम नहीं है। फवाद साहब, 2 दिन से फैसल वाडा साहब एक चीज़ कह रहे हैं बार बार। वो कह रहे हैं कि हुकूमत जो है वो जानबूझ के को इसमें इन्वॉल्व कर रही है, करती हुकूमत है, इल्ज़ाम पे लगा रही है। वो बड़ा आपने सुना होगा प्रोग्रामों में। तो क्या कोई अंदर से काम कुछ और हो रहा है? नहीं, हुकूमत इस वक्त यूज़ तो कर रही है तो, लेकिन की तरफ से कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया गया कि जिससे आप कहें कि वो खुद को अलहदा कर किया उन्होंने इन सारे मामलात से। एक्चुअली उन्होंने तो जो बाकी उनके तर्जुमान हैं, जो मीडिया पे नॉन तर्जुमान हैं, उन्होंने तो आपके सामने इस चीज़ को बड़ा वो कर रहे हैं कि जी ये हो गया और वो हो गया और सारा हो गया। तो वो उनकी की तरफ से एक सीरियस एफर्ट होनी चाहिए जिसमें वो इसको जो है वो फासला लें, क्योंकि वो तो सबके होते हैं, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के तो नहीं कारकुन बन के रह जाते। फवाद चौधरी साहब, फैसल वावडा साहब ने जिस तरीके से बुशरा बीबी साहिबा के बारे में बात की, कासिम सूरी साहब के बारे में बात की कि इन जैसे लोग जो हैं वो इमरान खान को दलदल में लेके जा रहे हैं। पिछले दिनों से हमने ये देखा है कि फैसल वावडा साहब जो हैं वो इमरान खान साहब के बारे में बड़े फिक्रमंद दिखाई देते हैं और वो उनकी तोपों का रुख जो है वो बुशरा बीबी या अली अमीन गंडापुर या कासिम सूरी या इन जैसे लोगों की तरफ है। ऐसी बदलाव की वजह क्या समझते हैं? ये तो ज़ाहिर है फैसल वाडा ही बेहतर बता सकते हैं कि उन्होंने अपना जो वर्जन उनका चेंज है, लेकिन मैं तो बुशरा बीबी में और इमरान खान में कोई फ़र्क नहीं समझता और मेरे ख्याल में वो दोनों बिल्कुल एक पेज पे हैं। और आज इमरान खान ने बुशरा बीबी की जो तमाम तर सिचुएशन है वो बात भी उसके सामने भी रख दी है और उन्होंने उनकी हमायत भी कर दी है। तो ये एक जो इश्यूज है ये तो मुझे नहीं लगता कि इमरान खान में और बुशरा बीबी के पॉइंट ऑफ व्यू में कोई फ़र्क है। अच्छा फवाद साहब, कहीं किसी जगह मुज़ाकरात कामल खान साहब के साथ शुरू हुआ था? कोई पैगाम रसानी, कोई ऐसा अमल इस दौरान में जिस दौरान में ये एहतजाज जारी था? बैरिस्टर सैफ और बैरिस्टर गौहर भी मुलाकातें करते रहे, वैसे तो मुलाकात की इजाज़त नहीं होती। क्या कोई पैगाम रसानी या कोई मुज़ाकरात थे? नहीं, ये तो बात बड़ी नज़दीक लग गई थी और मेरा तो ख्याल था 24 घंटे पहले कि ये इंशाल्लाह चीज़ें बेहतरी की तरफ चली जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो इमेच्योरिटी जो थी, मेरा ख्याल है कि जो टीमें डायलॉग कर रही थी उनकी वजह से जो है वो छोटा सारा हिच आ गया। अदरवाइज तो बातचीत तो काफ़ी हद तक तय हो गई थी कि वो सख्जानी चले जाएंगे और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीफ देने को हुकूमत तैयार हो गई थी। और बस अनफॉर्चुनेट है कि ये हुआ और इतनी जानें चली गई एक छोटी सी गलती से। वाह चौधरी साहब, आप समझते हैं कि दानिस्ता तौर पे ये गलती की गई, कम्युनिकेशन गैप रखा गया? दानिस्ता तो नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि देखिए बैरिस्टर गौहर के प्रॉब्लम्स भी हैं ना, वो इतने उस तरह के एक्सपीरियंस भी नहीं है और आई थिंक इतने कॉन्फिडेंट भी नहीं है कि वो कई फैसले अपने तौर पे कर लें। तो उसकी वजह से भी एक मसला जो है वो आता है। अदरवाइज काफ़ी हद तक बातचीत तो नज़दीक लग गई थी, हो जाती तो बहुत अच्छा हो जाता। तो क्या अब वो ख़त्म हो गई या वो दोबारा चल सकती है? नहीं, चलने को तो कभी भी चल सकती है, अभी भी चलनी चाहिए मेरे ख्याल में, तो फौरी तौर पे होना चाहिए। तो अब देखते हैं कैसे आगे चलती है बात। फवाद चौधरी साहब से राबिता मुनक़ता हो गया। उनके मुताबिक तो अभी तक की जो सूरत हाल है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुश्किल फेज से है, लेकिन डायलॉग अभी भी हो सकता है। मुझे ब्रेक लेने के बाद नाज़रीन आप भी जब हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। सियासी मंजरनामे के साथ साथ कानूनी मंजरनामा जो है ये बड़ी अहमियत का हामिल है। कानूनी मंजरनामे में जो पेचीदगियाँ हैं वो क्या हैं और इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर पेचीदगियाँ ये कितनी तवालत इख्तियार कर जाएंगी और अभी तक की जो हिकमत अमली उनकी रही उसका क्या होगा। और दूसरी बात ये कि सेनेट इलेक्शन अभी तक जो है खैबर पख्तूनख्वा की नशस्तें खाली हैं। उसके अलावा जो सिंध के आइनी बेंचेस बने हैं, पहले तहफ़्फ़ुज़ात थे, अब तहफ़्फ़ुज़ात ख़त्म हो गए, तो उसको लेके जो है कहीं पे अगर डेडलॉक ख़त्म हुआ है तो उसके नताइज क्या होंगे और उसके असरात क्या होंगे। और केसेस में
किस हद तक तेजी देखने में आई है कि नए चीफ जस्टिस की तैनाती के बाद जो केसेस के अंदर तेजी देखने में आई, जिनमें 9 मई के केसेस भी, दीगर आईनी केसेस भी और दीगर जो मामलात थे, वो केसेस किस हद तक आगे बढ़ रहे हैं और किस हद तक मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं। तो जो इस्लाहात हैं कानूनी मंजरनामे, वो किस हद तक आम है, इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून, सीनियर कानूनदान है आबिद ज़ुबैरी साहब। ज़ुबैरी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद ज़ुबैरी साहब, सबसे पहले तो बात ये कि बड़े आपके करीबी रवाबित, करीबी रफ़क़ा में शुमार होते हैं बैरिस्टर गौहर साहब, सलमान अकरम राजा साहब, सलमान सफदर साहब। ये जो मुलाकातें करके आए और उसके बाद इन्होंने गुफ्तगू की, बड़ी ये अब कानूनी मंजरनामे से तो नहीं है क्योंकि आपकी करीबी रफ़ाकत है, इसलिए ये जानना चाह रहा हूँ, उसके ऊपर बड़े इबहाम पाए जा रहे हैं कि ये मफाहमत की पॉलिसी अपना रहे हैं, इनकी पॉलिसी ज़रा हट के है, पार्टी पॉलिसी नहीं है। आप उनकी शख्सियात के हवाले से क्या अखज़ करते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका यासिर एंड राना साहब। देखिए, हर इंसान का अपना एक होता है अक्स करने का, उनका अपना मर्जी होती है, लेकिन नेचुरली जो भी ये फैसला करेंगे ये लोग अपनी पार्टी पॉलिसी के खिलाफ तो नहीं करेंगे। और पार्टी, अगर ये लोग उसमें शामिल हैं पार्टी पॉलिसी बनाने में, तो जो भी वो फैसला करेंगे आई एम श्योर वो आइन, कानून और जो पॉलिसी है इनकी पार्टी की, उसके हिसाब से करेंगे। तो अगर मफाहमत वो चाहते, देखिए सियासत है ना, सियासत में मफाहमत तो बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन मफाहमत जो होती है एक तरफ एक तरफा नहीं हो सकती। उसमें दोनों तरफ से अगर मफाहमत की कोशिश की जाए तो उसमें कोई हर्ज भी नहीं है। और जिसमें देखिए पाकिस्तान का भला हो और यहाँ आइन और कानून की बालादस्ती हो, तो मैं समझता हूँ उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये कह देना कि ये कमजोरी की निशानी, देखें अगर किसी ने बात ही नहीं करनी है और बात करने को समझे कमजोरी है, तो मैं समझता हूँ वो सियासत के अंदर तो नहीं होगा। लेकिन ये इनको देखना चाहिए क्या ये जो मफाहमत की बात कर रहे हैं कि दूसरी साइड वो आजाद भी है मफाहमत करने में या वो डिक्टेटेड है। अगर वो इस तरह से डिक्टेटेड है, क्योंकि आपका एक बयानिया तो है कि आपसे इलेक्शन चोरी किया गया, जो इस वक्त हुकूमत है वो गैर आईनी है। फिर आपका एक व्यू है जो मेरा भी है और बहुत सारे मुकला का, जो एक आज़ाद अदलिया चाहते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को कंट्रोल करने की कोशिश की है और बहुत हद तक उसमें कामयाब भी हो गए। तो ये सारी चीजें को मद्देनजर रख के उनको कोई बात करनी चाहिए। आइन और कानून की बालादस्ती के ऊपर कोई उनको समझौता नहीं करना चाहिए, मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है। अच्छा, आबिद ज़ुबैरी साहब, चूंकि आप वकला की सियासत में भी बड़े सरगर्म है, साबिक सदर रहे हैं, एक तहरीक हम देख रहे थे कि शायद वकला की एक तहरीक चलेगी। बहुत से लाहौर में भी इजलास हुए, इस्लामाबाद में भी, आपने कराची में भी मीटिंग की। वकला की तहरीक रुक गई, रुकवा दी गई, या होने जा रही, और निकलने वकला की तहरीक शुरू होने जा रही है, क्या है? देखिए, अब ये पहली बात है कि सबसे बड़ा एक ये इस पे बहुत इबहाम है कि वकला तहरीक है क्या। हमेशा वकला तहरीक को जो भी बात होती है उसको 2007 की तहरीक से उसको नफी कर दिया जाता है, उसको जोड़ दिया जाता है। उसकी सारी वजूहात उसकी बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इस वक्त जो है देखिए एक आइन और कानून, और मैं समझता हूँ कि आज़ाद अदलिया पे हमला है। और उसको किस तरह, तो सबसे पहले हमने जो इसमें वकला ने एक फैसला किया, और सारी आप देखिए जो रेजोल्यूशंस हुए, जिन कॉन्फ्रेंसेस की, कन्वेंशंस की आपने जिक्र किया राना साहब, उसमें अंदर फैसला यह किया गया कि ये जो आइनी तरमीम है, नेचुरली एक पार्लियामेंट ने, चाहे आप उसको माने या ना माने, आप कहें गलत पार्लियामेंट है जो, लेकिन एक पार्लियामान ने एक 26वीं आईनी तरमीम दी जिसके अंदर उन्होंने ये सारी तब्दीलियां की, और खासतौर पे आईनी बेंचेस बना के एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट की तशख्खुस को ये बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो अब उसको हमने लीगली चैलेंज किया, हाई कोर्ट में भी चैलेंज हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी लोगों ने पिटीशंस फाइल की, लेकिन अब देखिए कि वहां अब वो लग नहीं रही केसेस, उस पर आज तक नंबर नहीं लगाए गए। अब देखिए, चाहे आप उसको, मैं समझता हूं कि सबसे पहले जो जिद्दोजहद तो कोशिश होनी चाहिए कि आप एप्लीकेशंस दें जो हमने दिए हैं कि जी इस पे नंबर तो लगाओ, अर्जेंसी लगाओ, इसको लगाओ, सुनो। और हमारा व्यू है कि इसको फुल कोर्ट सुनना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच नहीं, क्योंकि वो खुद एक क्रिएशन है इस आईनी तरमीम की। तो वो हमारा एक मुद्दा है कि जिसको फुल कोर्ट सुने, आप उससे हमारी बात से एग्री करें ना करें, लेकिन हमें सुनवाई तो दें।
अभी तो सुनवाई नहीं हो रही। अब ये आप बात कर रहे थे कि जी बड़ा डिस्पोजल हो रहा है। मैं समझता हूँ इस वक्त सबसे बड़ा मुल्क का मसला है कि हमारी ये अदालतें जहां ये डिस्पोजल हो रहा है, डिस्पोजल होने जाना है, वो बिल्कुल सही होने चाहिए, लेकिन जो आईनी तरमीम हुई है क्या वो आइन और कानून के हिसाब से है? सुप्रीम कोर्ट का तशख्खुस उसने बहाल रखा, ये खत्म कर दिया गया? इस पे फौरन की फौरन सुनवाई होनी चाहिए और उस पर कोर्ट फैसला करे कि ये आईनी तरमीम सही है, पार्लियामान के पास इख्तियार था इस तरह की तरमीम करने का या नहीं था। तो ये सबसे पहले मसला है। और ये मैं समझता हूं कि हमने जो हमने फैसले किए हैं उसमें यही है कि पहले इसको लीगली हम चैलेंज करेंगे, अगर वो नहीं होता तो उसके बाद फिर हम फैसला करेंगे कि उसको आगे लेके किस तरह से करना है। क्योंकि एक बात पे हम सब मुत्तफिक हैं कि कोई हम बर्दाश्त नहीं करेंगे आइन और कानून पे हमला किसी भी तरह से, चाहे वो पार्लियामान का हो, किसी का भी हो। हम चाहते हैं कि आइन की बालादस्ती इस मुल्क में आइन और सिविलियन हुक्मरानी की हो। अच्छा आबिद जुबैरी साहब, आपने कहा कि फुल कोर्ट उसे सुने, हमारी इस्तदा यही है, लेकिन एक केस पिछले दिनों लगा हुआ था जिसमें बात ये हो रही थी कि आईनी बेंचेस की तश्कील के बाद फुल कोर्ट अब क्या होगा, जिसमें मैं अगर गलत नहीं हूं तो जस्टिस जमाल खान बंदोखेल साहब ने ये बात की कि अब आप आईनी बेंचेस बनने के बाद 7 रुकनी को ही आप फुल कोर्ट समझें। तो जब उनकी तरफ से ये क्लैरिफाई कर दिया गया तो अब क्या फुल कोर्ट वो 7 रुकनी? देखिए, एक जज की, एक मौजूद जज की ऑब्जर्वेशन, क्या ऑर्डर में लिखा हुआ है सर? कोई ऑर्डर आया कहीं आपके सामने? कोई ऑर्डर मेरी नजर से तो नहीं गुजरा, एक ऑब्जर्वेशन आई है। लेकिन हमारी व्यू ये है कि जो बेंच क्रिएटेड है उस 26वीं तरमीम, और उसी को हम चैलेंज कर रहे हैं, और इसमें जजमेंट्स हैं सुप्रीम कोर्ट की कि क्या है वो सुन सकती है पूरी, या पूरे कोर्ट को सुनना चाहिए, या इन जजों के अलावा जजों को सुनना चाहिए वो बात। क्योंकि आप एक चैलेंज करने जा रहे हैं कि ये जो आईनी बेंच बनी है यही गैर आईनी है। तो अगर आप ये बात करने जा रहे हैं तो कौन उसको सुनेगा? तो इसके व्यू है कि जो एक क्रिएशन है उसकी, क्या वही बेंच सुन सकती है कि क्या वो सही क्रिएट किए गए हैं, बनाए गए हैं या नहीं? तो ये इस्तदा है हमारी, और ये हमारा व्यू है। और अगर इसके सामने ये केस लगता है, कहीं भी लगता है, ये पॉइंट रखा जाएगा, फिर उनको फैसला होगा। ये कुछ में ऑर्डर आना चाहिए कि जी अब फुल कोर्ट जो है वो ये आईनी बेंच ही होगी। तो ये भी अभी फैसला होना है कि आईनी बेंच फुल कोर्ट है या फुल कोर्ट है। तो ये एक जज साहब की मौजूदा की ऑब्जर्वेशन थी, हो सकता है बाकी भी उससे मुत्तफिक हों, लेकिन ये अभी देखना है हमें। जी अच्छा आवाज़ बैठ साहब, हमें बड़ी उम्मीद थी, बल्कि कौम को भी उम्मीद थी और आपको भी उम्मीद थी कि जैसे ही काजी फ़ाइद ईसा साहब की रुखसती के बाद नए चीफ जस्टिस साहब आएंगे तो कम से कम वो एक फ़ैसला जो सुप्रीम कोर्ट के एक 13 रुकनी फुल बेंच ने दिया था, उस वक्त का फुल बेंच ही हम कह सकते हैं, महसूस नशिस्तों के हवाले से, उस फैसले पर अमल दरामद हो जाएगा, या उस फैसले पर अमल दरामद ना होने पर एक पिटीशन जो दायर की थी तौहीन अदालत की सलमान अकरम राजा साहब ने, वो लग जाएगी, कोई ऐसी चीज़ हो जाएगी। लेकिन लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर इलेक्शन कमीशन अमल दरामद करते हुए नज़र नहीं आ रहा, और एक चुप सी बन गई है, कोई उस पर बोल भी नहीं रहा, और किसी अदालती फैसले में या अदालती बात में जगह पे इसका जिक्र भी नहीं हो रहा। तो क्या अब हम समझें कि ये फैसला ख़त्म हो गया, ये चीज़ें ख़त्म हो गई? नहीं, फैसले इस तरह से खत्म नहीं हो जाते। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, उसकी हुकूमतुली हो रही है। अब सलमान अकरम जाजा साहब ने अगर कोई एप्लीकेशन हद तक इज्जत की, कंटेम्प्ट की लगाई है तो उन्होंने अर्जेंसी भी दी होगी। अगर वो नहीं देते हैं वो जाके फिर दें उसमें अर्जेंसी, और जज साहब को पाबंद कराएं कि देखिए आप इसको लगाएं, कंटेम्प्ट को लगाएं या उस रिव्यू को लगाएं। देखिए इसका एक रिव्यू भी पेंडिंग है, हुकूमत ने और मुख्तलिफ लोगों ने इसका एक नजर सानी दरखास्तें दायर की हुई है, तो उसको फौरन टेकअप होना चाहिए ताकि वो डिसाइड हो कि वो फैसला सही था या नहीं था। लेकिन ये कोई, अब अगर ये तरीका अपनाया जाए जो एक जमाने में होता था सुप्रीम कोर्ट में कि वो जी केस लगाओ ही नहीं, जब लगेगा ही नहीं तो उसमें फैसला ही नहीं होगा, तो वो पॉलिसी नहीं होगी। अगर ये पॉलिसी अपनाई जाएगी तो उसपे हम लोग पूरी आईनी और कानून के हिसाब से उस पर हम जिद्दोजहद करेंगे कि जी आप केसों को लगाएं, उनको सुने, उस पर फैसला करें आईन और कानून के हिसाब से। अच्छा, ये नहीं होता कि जी आप के केस लगाए नहीं और भूल जाएंगे, जी आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरेगा तो लोग भूल जाएंगे इसको। इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। जी जुबैरी साहब, फाफन की रिपोर्ट है कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी जो है वो बदस्तूर सुस्त रवि का शिकार है। अब जब ट्रिब्यूनल्स की कारकर्दगी भी इस तरह से ही है कि एक मखसूस अय्याम में फैसला सुनाना था, वो मखसूस अय्याम भी गए, फैसले भी गए, वो मखसूस नशिस्तों वाले भी गए, तो क्या ये जो पार्लियामान है फिर इसे ही पार्लियामान समझा जाएगा और इसी को लॉक कर दें?
जी, हमारे यहाँ पूरी कोशिश तो यही हो रही है ना कि आप देखिए कि सारी जो जमातें हैं, सिवाय चंद जमातों को छोड़ के, वो सब एक सिस्टम का हिस्सा बन गए हैं। वो सिस्टम यही है कि जी इसमें जो इलेक्शन हुए, वो इलेक्शन अब हो गए। इसमें जो पार्लियामान आ गई वो आ गई। इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स का आपने देखना, मैंने तो आज ये भी सुना है कि इस्लामाबाद में जो हाई कोर्ट के जज थे ट्राइब्यूनल का, उनको भी बदल के वो जो एक रिटायर्ड जज साहब हैं उनको उनके ट्राइब्यूनल में इनके केसेस भेज दिए गए। यही हुकूमत की कोशिश थी कि जी अब देखिए इलेक्शन कमीशन कंट्रोल्ड है, पार्लियामान कंट्रोल्ड है, जुडिशरी उन्होंने इस तरह से ये बना के उसको कंट्रोल करने की कोशिश की है कि जी वो भी सब हो जाए। तो जब ये सब चीजें होंगी तो फिर नेचुरली जो फिर आप कहेंगे कि जी अब तो वक्त गुजर गया, ये सब चीजें हो गई, अवाम कबूल कर लेगी। अवाम ने नहीं कबूल करना सर, क्योंकि देखिए इलेक्शन फाफन की रिपोर्ट है, कोई दुनिया कह रही है, हम लोग पूरी आवाम कह रही है कि वो इलेक्शन जो थे वो आइन और कानून के हिसाब से ना वो फेयर थे, ना ट्रांसपेरेंट थे, ना फ्री थे। तो अब ये जो हो गए हैं केसेस, तो उसमें अब देखना ये है कि ये किस तरह से वो हो। तो अब ये सारी बात है कि अब अगर इस तरह से बात मानी जाए और आइन और कानून की बालादस्ती ना हो, अवाम की इसी के लिए तो जद्दोजहद की जा रही है, क्योंकि हमारे यहाँ इस वक्त आइन और कानून की बिल्कुल बालादस्ती खत्म कर दी गई है और एक तरह से फैसला कर लिया है कि ना केसेस चले, ना कोई तहरीक आए, ना केसेस लगे। तो यही होगा, लेकिन हम जद्दोजहद करेंगे इंशाल्लाह आइन और कानून की बालादस्ती के लिए। आवाज़ भाई साहब, एक बड़ी गर्दिश का रही अफवाह भी है और हुकूमती बयानात में हैं, बड़ा कुछ है तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के हवाले से। क्या ये जो एक मार्च हुआ है, इस्लामाबाद मार्च जिसे हम कह रहे हैं, वो और पिछली कुछ चीज़ें, इनको बुनियाद बनाकर क्या किसी जमात पर हुकूमत पाबंदी लगा सकती है, या उसके लिए हुकूमत को कितने मराहल से गुजरना पड़ेगा? देखिए, मैं तो नहीं समझता कि अगर कोई आदमी प्रोटेस्ट करने आए और फिर आप उसको मार के उन लोगों को भगा दें वहां से, और या उनके ऊपर जो आप करें, आप उनको डिस्पर्स करें कानून के हिसाब से, आपके जो आप समझते हैं कि उनको हटा दिया। तो एक प्रोटेस्ट करने आए थे, उन्होंने कोई वायलेंट प्रोटेस्ट तो नहीं किया था। अब वो लोग कह रहे हैं कि जी वो कल एक डीएसपी या एसपी साहब थे, वो बैठ के कह रहे थे कि जी ब्राजील से कहीं से वो ले आए। तो देखिए ये सारी चीजें सबूत उनको देने होंगे। देखिए हुकूमत अंडर द लॉ, इलेक्शन लॉ में भी है और आइन में भी है कि हुकूमत आर्टिकल 17 कहता है कि डिक्लेरेशन दे सकती है कि जी ये जमात पाकिस्तान की सालमियत के खिलाफ है, और जो उसमें जो वजूहात दिए जिसके बिना पे उन पे बैन। लेकिन कोई बैन जो होता है, जो अगर लगाते हैं किसी पार्टी पे, उसको 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनको डिक्लेरेशन देना होता है। वो डिक्लेरेशन पे सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी कि आया इन्होंने पाबंदी लगाई है आइन और कानून के हिसाब से। और आपको याद होगा जब पिछली तरमीम आ रही थी उसके अंदर वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जा रहे थे। इस वक्त जो लफ्ज इस्तेमाल आर्टिकल 17 में हुआ है वो है सुप्रीम कोर्ट, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जिक्र नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट की कौन सी बेंच वो सुनेगी जब इस पे पाबंदी लगाई जाएगी। अच्छा, तो गवर्नर राज के हवाले से आप क्या समझते हैं कि उसका दरवाज़ा किस हद तक बंद है या दरवाज़ा खुला है? तो उसका तरीका कार क्या होगा? क्या उसकी मंजूरी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी लेना लाजिम है? नहीं, देखिए गवर्नर राज जो था आर्टिकल 234 है कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके अंदर वो गवर्नर साहब एक रिपोर्ट भेजते हैं सदर को कि जी आइन के कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन हो गया है प्रोविंस में और आइन के हिसाब से हुकूमत नहीं चल सकती। तो फिर सदर साहब एक ऑर्डर पास करते हैं और सारी प्रोविंशियल असेंबली की पावर्स वगैरह वो फेडरल ये पार्लियामेंट को दे दी जाती है, लेकिन वो 2 महीने के लिए होता है, उसको फिर एक्सटेंशन दे सकते हैं। लेकिन उसकी वजूहात जो होती है ऑब्जेक्टिव, पर्सनल, देखिए उस ओपिनियन पे नहीं लगा सकते, वो सेटिस्फेक्शन है। और सेटिस्फेक्शन का मेयाद 2-3 केसेस है सुप्रीम कोर्ट के। आपको याद होगा खैबर पख्तूनख्वा उस जमाने में फ्रंटियर कहलाता था, साबिर शाह साहब की हुकूमत थी, उसके खिलाफ भी ऑर्डर पास कर दिया था और 234 के तहत। और उस वक्त 234 ये लिखा होता था कि कोई गवर्नर रिपोर्ट और अदरवाइज, वो अदरवाइज का वर्ड 18वीं तरमीम में निकल गया। तो अब सिर्फ गवर्नर की होता है, लेकिन वो ओपिनियन नहीं होती, वो सेटिस्फेक्शन होती है। और सदर की सेटिस्फेक्शन होगी कि गवर्नर की रिपोर्ट आई है, किसके नहीं होगा। और सेटिस्फेक्शन का मेयार ऑब्जेक्टिव होता है। यही सुप्रीम कोर्ट के फुल बेंचेस की जजमेंट्स हैं, साबिर शाह के केस में और फिर भट्टू साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट की। तो ये सारे उसका मेयाद जब तक वो नहीं करेंगे तो गवर्नर राज लगाना इतना आसान नहीं है प्रोविंस के अंदर। क्या गवर्नर राज की तुसी के लिए जो असम्बली होती है, सूबाई असम्बली, उससे तुसी के लिए मैं कह रहा हूँ, उससे इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं होता?
नहीं, प्रोविंशियल असेंबली से नहीं, वो सेंट्रल, क्योंकि सारी पावर्स फेडरल गवर्नमेंट, फेडरल पार्लियामान को तफवीज कर दी जाती हैं, तो उनसे उनको तौसी लेना, उससे कराना होता है। लेकिन एक ये चीज थी, क्या ये जो आप अगर गवर्नर राज लगाते हैं तो फिर आप जो चीफ मिनिस्टर होता है या उससे कह सकते हैं कि आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें, वो कहते हैं नहीं, जब तक वो रिस्टोर नहीं हो जाती असेंबली उससे फिर आप कह सकते हैं कि जाके आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लें। उस सस्पेंशन के जमाने में आप चीफ मिनिस्टर से नहीं कह सकते कि जाके आप लें। तो ये भी साबिर शाह के केस में फैसला हो चुका है जी। अच्छा, आबिद ज़ुबैरी साहब, जिस तरीके से पिछले दिनों आपको मालूम है कि बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुलाकात नहीं करने दी जा रही थी कि वो तो थाना न्यू सेटेलाइट टाउन जो है उनकी तहवील में, हमारी तहवील में है नहीं। अब ये जो नए मुकदमात में गिरफ्तारी डाली गई है, आने वाले दिनों में अगर इसके ऊपर जो है वो कर देते हैं जिस्मानी रिमांड के ऊपर, तो क्या फिर भी मुलाकात से इनकारी हो सकते हैं? और माजी में जो जिस्मानी रिमांड हुए हैं उसमें मुलाकातें क्यों थी? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से जिस्मानी रिमांड नहीं है, ये जुडिशियल रिमांड पे है। जहां तक मेरे इल्म में जो नए केसेस जिसमें गिरफ्तारी डाली गई है, नहीं, मैं उस पर ये कह रहा हूं कि नए केसेस में अगर आगे चल के कोई और केस हो जाता है उसमें भी जिस्मानी रिमांड कर दिया जाता है, तो क्या उतने दिन मुलाकात नहीं हो सकती? नहीं, अब देखिए ना, ये तो उसमें होता है जिस्मानी रिमांड। अगर पहली बात है, जिस्मानी रिमांड तो दिया ही नहीं गया, अगर कोई होता है तो उस पर देखा जाएगा। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमारे एक सीनियर वकील हैं, वो 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं उनसे मिलने के लिए, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। और इवन जो उनके वकील जो जेल में जा रहे हैं केस में, केस जो चल रहा है उनके ऊपर, वो उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन उन सीनियर वकील साहब को, बिल्कुल जो उनके पार्टी के सेनेटर भी हैं, उनको नहीं मिलने दिया जा रहा। तो ये देखिए, ये पाबंदियां लगाई जा रही हैं इस तरह से, और उनकी मुलाकातें भी नहीं की जा रही। लेकिन देखिए, आईन और कानून की बात तो हमारे मुल्क में हुक्मरानी है ही नहीं इस वक्त। तो जो वो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं। और कोर्ट्स में अगर इसने अंदर, कोर्ट्स को जब ही तो कंट्रोल कर लिया गया, ये आईनी बेंचेस बनाने का, ये सारा मकसद ही यही था कि सुप्रीम कोर्ट की भी ताकत खत्म कर दी जाए, उसको बिल्कुल कर दी जाए, और हाई कोर्ट्स के अंदर भी उनके पावर को, हाई कोर्ट की भी खत्म कर दिया जाए। तो यही उनकी कोशिश है 26वीं तरमीम से, और यही वो उसमें कामयाब हुए हैं अभी तक, क्योंकि वो केस भी अब नहीं लग रहे जिसके अंदर इसको चैलेंज किया जा रहा है। लेकिन इंशाल्लाह जिद्दोजहद जारी रहेगी कि आईन और कानून की बालदस्ती हो, क्योंकि हमारे मुल्क की बका उसके अंदर है। और ये क्योंकि नेचुरली जो पार्लियामान मुकम्मल ही नहीं है, उन्होंने वो तरमीम कर दी, तो नेचुरली, और वो आपने खुद फरमाया कि वो FAFN की रिपोर्ट है कि ये इलेक्शन भी धांधली ज़दा थे, तो नेचुरली उनका क्या राइट, उनका क्या इंटरेस्ट होगा कि आइन की और कानून की बालादस्ती हो इस मुल्क में। प्रेस रिलीज करने से वकीला तंजीमें, बार एसोसिएशन बिल्कुल प्रेस रिलीज कह सकती हैं गलत, लेकिन देखिए, उनको इन सारी बार एसोसिएशंस को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए कि जी जो मुल्क में हो रहा है, आइन और कानून की बालादस्ती को बिल्कुल खत्म कर दिया गया है, आपके यहाँ बुनियादी हुकूक को सल्ब कर लिया गया है, उसके खिलाफ से प्रेस रिलीज तो सफिशिएंट नहीं होती ना राना साहब। इस पे आपको कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, आपको केस फाइल करना चाहिए, बेशक इन अदालतों के जिसके अंदर अब बड़ी सीरियस इश्यूज हैं, लेकिन आपको कोशिश करनी चाहिए। इससे प्रेस रिलीज काफी नहीं होगी, आपको आगे आना चाहिए। आप हमारे लीडरान हैं, आप बताएं हमें क्या करना चाहिए, कौन सी तहरीक हमें किस तरह से इन जो हालात हैं उसको हमें किस तरह से निपटना चाहिए उनसे आईन और कानून के हिसाब से। तो ये इनको सामने आना चाहिए और केसेस करने चाहिए, सामने आके केसेस करने चाहिए। सिर्फ प्रेस रिलीज से मामले हल नहीं होंगे, लीडर हैं तो लीडर वाला किरदार भी अदा करना होगा। बहुत शुक्रिया आबिद ज़ुबैरी साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।